जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं जनसंसद। आज की जनसंसद की ये विशेषता है। सुदर्शन की जनसंसद में वैसे तो हम वो सारे मुद्दे लेते हैं जो हिंदुस्तान की संसद में विधायकों में चर्चा में नहीं आते, लेकिन आज की संसद में हमने ये साबित कर दिया कि अगर दिल बड़ा हो तो संसद की सीटें बढ़ सकती है। इसलिए आज हमारे जनसंसद में हमने सीटें बढ़ाई है और जितने किसान भाई यहाँ पर आए हैं हमने सबको यहाँ पर बैठने के लिए कहा है। इस कार्यक्रम की एक और विशेषता है, हिंदुस्तान का मैं एकमात्र ऐसा टीवी चैनल का संपादक हूँ जो खुद किसान है, जिसके मामा किसान है, जिसके ससुर किसान है, जिसके भाई के भी ससुर किसान है, जिसकी बहनें भी किसानों में दी हुई है। और इसलिए मैं दावा करता हूं कि मैं जो बात कहूंगा ये किसानों की वास्तविक स्थिति होगी और वो रखने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। हमारे साथ आज कुछ विशेष अतिथि यहाँ पर मंच पर बैठे और सारे ही विशेष किसान यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जो बेचारा खून पसीना बहाकर अपनी खेती में काम करता है, पहली बार उसको स्टूडियो से अपनी बात कहने का मौका मिला है, तो हम उनका भी परिचय जब वो बोलेंगे तब करेंगे। मंच पर मेरे साथ है राजेश टिकैत, अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के। आपके पिताजी ने बहुत बड़ा कार्य किसानों के लिए किया है, आप भी उससे संघर्ष में अभी है, आपका स्वागत है। हमारे साथ पूजा कनौजिया है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्योंकि हम केवल समस्या की बात नहीं करते, हम उपाय की दिशा में भी बात करते, इसलिए खेती में ऑर्गेनिक फार्मिंग करके क्या किया जा सकता है वो बताने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित है। डॉक्टर रश्मि सिंह है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की साइंटिस्ट है। आप दोनों वैज्ञानिक है। इसके साथ ही प्रत्यक्ष खेती में जाकर काम करने वाले राजीव सैनी जी मंडोला से, उत्तर प्रदेश से, राजीव त्यागी जी हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। हमारे साथ खेती की आधुनिकता को ऊंचा उठाकर विदेश में भी भारतीय खेती को सम्मान देने वाले सुभाष जिंदल जी भी हमारे साथ है, आपका स्वागत है। इसके साथ साथ तमाम ऐसे कई लोग हैं जो पत्रकार है, खेती का रिपोर्टिंग करते हैं, कार्यकर्ता है, लेकिन किसानों से हमदर्दी रखते हैं। ऐसे तमाम लोगों के साथ आज की जनसंसद को हम शुरू करने जा रहे हैं। हम जनसंसद में शुरू में स्थिति, फिर कारण, फिर परिणाम और फिर उपाय, ऐसी दिशा में जाएंगे। जब हम स्थिति की बात करते हैं तो स्थिति इतनी खराब है, देश की 68.9%, करीब 70% आबादी खेती से जुड़ी हुई है। इनमें से 46% आबादी की मासिक आमदनी केवल 1700 रुपए है। हम सोच सकते हैं कि भारत सरकार जब न्यूनतम मजदूरी की बात करती है तो मजदूरी भी किसान को नहीं मिल सकती, इतनी कम आमदनी पर वो जीता है। अब तक 2 दशकों में करीब 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की हुई है और किसान को पैसे नहीं मिलते, इसलिए बीमार होना या मानसिक प्रताड़ना से मरने वाले लोगों की आंकड़ा इसमें जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 5 लाख से भी ज्यादा जाती है। एवरेज प्रति माह 1000 से 1200 किसान इस देश में आत्महत्या करते हैं। इतना दुखद चित्र है उस आबादी का जो हिंदुस्तान की 70% आबादी है, जो हिंदुस्तान का वास्तविक परिचय है। ये वास्तविक स्थिति में और क्या क्या प्रत्यक्ष ग्राउंड पर रियलिटी है ये भी हम समझना चाहेंगे। शुरुआत करेंगे राजेश टिकैत जी। टिकैत जी, किसानों की स्थिति, इस पर हम पहली चर्चा करते हैं। देखो, किसानों की जो स्थिति है वो बेहद ज़्यादा खराब स्थिति आज किसान की है। आप एनसीआर को और इस जगह को आप छोड़ दीजिए जहाँ हमारे ये बुजुर्गवार बैठे हुए हैं, ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने हाथ से खेती करी और आज वे इक्विपमेंट इनके हल जुए वे इनके घरों पर रखे हैं और इन्हें अपनी खेती को नष्ट होते हुए देखा। जमीन बिक के पैसा आ सकता है, लेकिन आज हालात ये हैं कि खेत में पैदा होकर जो उसमें फसल होती है उससे कोई आमदनी आज नहीं है। ये पूरे देश का सर्वे है, पूरे देश के आज हालात हैं। जो आंकड़े आपके पास में आत्महत्याओं के हैं, ये करीब 4 लाख किसानों की आत्महत्याएं का वो सरकारी आंकड़ा है जिस किसान के नाम पे जमीन है उसने आत्महत्या करी, उसका पीएम हुआ हो, ये सरकारी आंकड़ा है। जमीन एक नाम पर होती है, उसके परिवार में 8 आदमी और भी रहते हैं, उसकी पत्नी है, उसके 4 बच्चे हैं। अगर उन्होंने आत्महत्याएं करी वो इसमें रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। अगर हम ये आंक डालें तो ये 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने देश में आत्महत्याएं करी। ये पूर्ण रूप से डाटे हमारे पास में हैं। किसी सेक्टर में 20 लाख लोग आत्महत्याएं करेंगे तो उसका हालात क्या होगी वो सबको जानकारी है। बाद में उस मुद्दे पे आएंगे। किसानों की स्थिति आप प्रत्यक्ष रूप से जी, आप राजीव जी। जी देखो जी, आज जो बदहाल हमारा किसान है वो क्या है कि हमारे जो
उर्वरक है, जो हमारी डीएपी है, यूरिया है, उनके दिन प्रतिदिन रेट बढ़ते जा रहे हैं। हमारी फसलों के दाम निश्चित हैं। अगर हम जितनी मेहनत 1 एकड़ में किसान करता है तो उस पर एकड़ की मजदूरी हमारी पर डे 50 रुपये भी पड़ती नहीं है। जो हमारी न्यूनतम मूल्य जो लगाया जाता है, जो किसान का न्यूनतम मूल्य गवर्नमेंट का लगता है, गवर्नमेंट जो उस पर न्यूनतम मूल्य देती है वो 50 रुपये पर डे के हिसाब से देती है। अगर हमारा आज की तारीख में जो 300 रुपये से कम तो कहीं मजदूरी है ही नहीं, अगर हम 300 रुपये डेली का लगाएं तो हमारा गेहूं का भाव प्रति कुंटल 6,000 रुपये कुंटल हो जाएगा। क्योंकि डीएपी अब हमारा 1800 हो गया, डीएपी 1100 था, फिर 700 था, ऐसे रेसों में बढ़ता जा रहा है। और यूरिया 150 से 350 क्रॉस कर गया। डीजल बढ़ रहा है, किसान की खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आमदनी है नहीं। किसान अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, वो अपने खर्चे भी नहीं कर पा रहा और दिन रात अपना पेट ही काट सकता है बस, बिल्कुल, और कुछ नहीं कर सकता। स्थिति में मैं दर्शकों से भी जानना चाहूँगा जो किसान है उनसे, तब तक मैं बता देता हूँ आपके पास माइक आने तक। हिंदुस्तान में सरकारी जो बाबू है उसको 108 प्रकार के भत्ते मिलते हैं। मेरी कई माता भगिनी आप बैठी है, इसको ये शब्द मुझे उच्चार करना पड़ रहा है। सरकारी बाबुओं को जो 108 भत्ते मिलते हैं उनमें कंडोम का भी भत्ता मिलता है, लेकिन किसान को पेट भरने के गारंटी का भत्ता नहीं मिलता। ये हिंदुस्तान की दुखद स्थिति है। मेरा सवाल ये है कि 500-600 के करीब सरकारी कर्मचारी की आमदनी बढ़ गई, किसान बेचारा वहीं का वहीं, और हर यूरिया का रेट बढ़ गया, कीटनाशक दवाइयों का रेट बढ़ गया, उसको उचित मूल्य नहीं मिल रहा, और हर साल किसान जो कभी फसल बेकार कर रहा है, खड़ी खेत में गन्ना जला रहा है, क्यों नहीं उसका उचित मुआवजा मिल रहा? तो ये बहुत दयनीय स्थिति है, तभी किसान सड़क पर आए। मैं तो सुदर्शन चैनल से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने चैनल पे एक प्रोग्राम चलाएं और सारी जनता की, सारे भारत की फीडबैक लें कि किसानों की क्या समस्याएं हैं, उनका क्या निदान है। जो व्यक्ति फील्ड में बैठा है वे आपको बहुत अच्छी फीडबैक देगा और वे फिर आप प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के डिस्कस करके, या प्रधानमंत्री जी खुद मन की बात में सब किसानों से बात करें कि भैया आपकी क्या समस्याएं हैं और इनका क्या समाधान है। बिल्कुल, और मैं आपकी इस बात को तुरंत रिप्लाई करता हूं। सुदर्शन चैनल के चेयरमैन के नाते हम जल्दी से जल्दी इसी हफ्ते में सुदर्शन पर किसानों का कार्यक्रम चालू करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के टीवी चैनल अपने चैनल पर कोई शो चालू करने के पहले उससे कितना बिजनेस आएगा ये सोचते हैं, लेकिन सुदर्शन चैनल का स्लोगन है केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है। और हमें पता है, हम इस वास्तव से परिचित है कि हिंदुस्तान का किसान जब तक 1 नंबर नहीं बनेगा, हिंदुस्तान 1 नंबर नहीं बन सकता। आज इस संसद में बहुत सारे किसान भाई बैठे हैं जिनके सिर पर कैप लगी है, लिखा है जय जवान जय किसान। जवान बॉर्डर पर शहादत दे रहा है, किसान आज खुद क्रोध में भरा हुआ एक भीड़ बन गया है। महाराष्ट्र की सड़कों पर दूध थैली फाड़ फाड़ कर बहाया गया, अपनी उगाई फसलों को सड़क पर फेंक कर सब्जियों के ऊपर ट्रॉली चलाई गई। कितनी मजबूरी रही होगी उस किसान की। आखिर यह स्थिति क्यों आ रही है? क्यों आ रही है स्थिति? एक तरफ सरकारी कर्मचारी राजा का जीवन जी रहा है, ऑफिस में नौकरी करने के साथ साथ परिवार के साथ फर्स्ट क्लास टिकट पर सैरी करने भी जा रहा है। दूसरी तरफ किसान सिर्फ कर्ज माफी के लिए आत्महत्या कर रहा है। मुझे सच में बहुत शर्म आ रही है। बिल्कुल, ये दुखद स्थिति है। मंडोला से जुड़े हुए हैं। हमारी टोनिका में 1150 बीघे जमीन गई घिटौरा गांव की, और जो 19 शर्त लिखी हुई वह आज तक पूरी नहीं की, और केस भी गिर रखा हम, आज तक कोई सुनाई नहीं। और किसान अन्नदाता होता है, अन्न दफ्तरों में नहीं होता, अन्न सड़कों पर नहीं होता। बिल्कुल, अन्न केवल खेत में हो सकता है, और 130 करोड़ का देश अपने अन्न की पूर्तता के लिए विदेश पे निर्भर नहीं हो सकता, उसको यहीं पर पैदा करना पड़ेगा। मैं पंजाब में किसान परिवार से हूँ। मैंने मेहनत करते हुए देखा है, एक एक दाना उगाने के लिए सिर से लेके पांव तक पसीना बहाते अपने परिवार को देखा है।
जब छुट्टियां फसल कटाई होती है उसको हम लोग कहते हैं बाडियां। उस टाइम हम बच्चे स्कूल पढ़ाई सब छोड़ के करते थे काम। पढ़ती थी मैं बीएससी में, तो मुझे गाय की सानी बनानी पड़ती थी, ये सारे काम करती थी ताकि मेरे घर में दूध की कमी ना रहे। आज मेरा परिवार सारी खेती बाड़ी छोड़ के विदेशों में चला गया क्योंकि कुछ है ही नहीं करने के लिए। अब बच्चों से जब कभी मिलते हैं किसी फंक्शन में तो वो कहते हैं एथे देश छा तो उथे दे स्वा, मतलब यहाँ के हम राजा थे, जमीनों के मालिक, और वहाँ पर हम क्या क्या काम कर रहे हैं। ये किसानों की हालत। जब ठंड पड़ती है पूरी, जब हर लोग रजाई में से मुँह काटने को नहीं करते। किसान पाड़े पड़ते में हुए, मेरी 80 साल की उम्र है, मैं भी पानी चलाता हूँ रात को, अंधेरी रात में। किसान कुछ नहीं मिलता, फिर भी हर लोग किसान के पीछे पड़े हुए हैं, कोई मददगार नहीं। किसान यूनियन अम्बावता से जिलाध्यक्ष नरेश चपरगढ़ मेरा नाम है। किसानों की स्थिति इतनी खराब है हमारे क्षेत्र की, अगर हम बात करें तो आपका ब्लॉक से लेकर के तहसील, कलेक्ट्रेट और यहाँ तक जो प्राधिकरण जो यहाँ क्षेत्र को बसाने के और उसको एक नई दिशा देने के लिए बसाए गए, वहाँ आज भ्रष्टाचारी का अड्डा बना हुआ है। किसान की स्थिति मैंने खुद अपने आँखों से ऐसी देखी है कि जिस किसी किसान का चाहे तहसील में काम हो, चाहे किसी बाबू से काम हो, वो जा करके थक करके घुटने टेक देता है और अंत में ये सरेंडर कर देता है कि भाई मुझे ये बता दो कि तुम्हारी सेवा क्या करनी है। क्या स्थिति लगा सकते हैं 1967 से लेकर और आज तक जो सोने का भाव है वो 180 गुना हो गया है, और जो गन्ने का मूल्य है वो उस तारीख से लेकर 1967 से लेकर और आज तक की बात करें तो केवल 20 और 25 गुना बढ़ा है। क्या स्थिति हो सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, कितनी खराब स्थिति। अगर शहर में क्रेडिट कार्ड लो इसलिए फ़ोन किए जाते हैं, लोग फॉलोअप करते हैं, और किसान को क्रेडिट के लिए बैंक में लाइन लगानी पड़ती है, वहाँ लाइन लगाने के बाद भी उसको कुछ मिलता नहीं है। कितनी खराब स्थिति है कि देश में अगर आपको मर्सिडीज या 50 लाख की ऊपर की गाड़ी लेनी है तो आपको ब्याज केवल 6% है, और ट्रैक्टर लेना है तो 15% है। इससे बड़ी दुखद बात क्या हो सकती है। एक और किसान है जो किसान है लेकिन इसकी जमीन नहीं है, अध बटाई करने वाला किसान, उसकी हालत तो इतनी दयनीय है। पूरे का पूरा परिवार अध बटाई पर खेत लेता है, सारा परिवार उसमें खटता है, यहाँ तक कि उसको बैंक में भी ब्याज पे पैसा नहीं मिलता है। वो साहूकार से बहुत मोटे पैसे पर ब्याज लेता है, लेकिन उसके बाद में जब फसल आती है उसकी काफ़ी फसल का हिस्सा तो उसको देना पड़ता है। अगर कोई अतिवृष्टि, ओला या कुछ हो जाता है उसके बाद तो उसकी मरने वाली हालत हो जाती है। आप जाकर के आंकड़े ले लीजिए, सबसे ज़्यादा मरने वाले जो बेचारे सुसाइड करने वाले किसान हैं वो अध बटाई पर काम करने वाले किसान। बिल्कुल नहीं, ये बात इन्होंने ठीक उठाई, और ये एक बड़ा सवाल देश में खड़ा हुआ है। इस पे हमें पूरे उसमें एक ये महिला मिली कि जिसने उनका सवाल उठाया है। इस पे सरकारों के साथ में बट्टे हैं, कुछ अधिकारियों से बातचीत इसमें हुई है, और जो किसान बटाई पे खेती करता है उसके सवाल पे क्या पॉलिसी देश में बने, उस पर एक बड़ी बहस की आज ज़रूरत है कि अगर फसल नुकसान होगी तो नुकसान उसकी होती है जिसने खेत में जो फिजिकल रूप से खेत में काम करता है, लेकिन उस मुआवजा किसको मिलेगा जिसके नाम पर जमीन है। ये तो उन सबको किसान मानते हैं जो खेती खेत से जुड़े हुए और फिजिकल रूप से आज वो पूर्ण रूप से काम करता है। ये बिल्कुल ठीक है। मैं ऐसे किसानों को भी जानती हूँ, फसल खराब हो गई, उन्होंने पेड़ भी लगाए थे, बहुत कोशिश की थी, मुंडेर पे उन्होंने ये मूंग वगैरह भी लगाई थी, उनकी पत्ते खाने की नौबत आई है। भूखे बच्चे, बिल्कुल बिलखते हुए बच्चे, माँ के सीधे बड़ा दूध सवाल भी है नहीं ये आज। बहुत दुखद। मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता से जिला मीडिया प्रभारी कृष्ण नागर। मैं किसानों की स्थिति पर बहुत दुखी हूँ और बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि इस देश में इतनी दयनीय स्थिति किसान की हो चुकी है। क्योंकि किसान को लोन लेने के लिए जब किसान लोन लेता है बैंक से तो उसकी ज़मीन गिरवी रखी जाती है। ज़मीन गिरवी रखे जाने के बाद अगर किसान पर लोन नहीं पड़ता तो उसको ज़मीन को कब्जा बैंक कर लेता है। इस देश में दोहरी नीति अपनाई जाती है। विजय माल्या जैसे भगौड़े 1-1 हजार करोड़ रुपए लेके इस देश से भाग जाते हैं। ललित मोदी जैसे
विदेशों में मजे काट रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और किसान के ऊपर अगर 1 लाख रुपए भी किसान ले लेता तो उसकी जमीन को छीन लिया जाता, उसके बच्चों को प्रताड़ित किया जाता। इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं चाहूंगा इस पर जल्दी नीति बने कोई अच्छी। बिल्कुल। दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर लोनी पे जो लौकी बनती है वो किसान 2 रुपए किलो में बेचता है, और वहां से केवल 50 किलोमीटर दूर आने के बाद उसका भाव 15 गुना ज्यादा 30 रुपए किलो होता है। किसान को 2 रुपए और मार्केट में बेचने वाले को 30 रुपए, इतना बड़ा फर्क है। राजेश उपाध्याय, नोएडा महानगर अध्यक्ष, भारतीय किसान में भानु से। मेरा प्रश्न ये था, सरकारें जो भी आई चलती रहती आओ, तो चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, लेकिन किसी भी सरकार ने किसान के लिए कोई नीति ऐसी लागू नहीं की जिससे कि किसान का भला हो। चाहे वो किसान आयोग का गठन की बात रही हो, चाहे वो जो है किसान से संबंधित लोन की बात रही हो। खाली कर्जा देने से या माफ करने से कब तक किसान की जो बात चलेगी। यही कहना है कि मरने के लिए मजबूर ना किया जाए, किसान पे नीति बने जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी किसान की जो सुरक्षित रह सके। इतनी गंदी हालत है यहाँ की, बहुत गंदी हालत है। क्या डिजिटल बनाया उन्होंने? सिर्फ अमीरों को डिजिटल बनाया है, हम जैसे गरीबों को डिजिटल नहीं बनाया उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ अमीरों को बनाया है। बिल्कुल, क्योंकि रोटी कभी डिजिटल नहीं बन सकती, रोटी गेहूं की बनेगी। आज मैं गौशाला चलाती हूँ, वहां से आई हूँ, जीडीए का ऑर्डर आया कि इसको तोड़ दो। वहाँ पे एक मंदिर भी है, वो कहते हैं 15 दिन में खाली करो या तो फिर 20,000 का जुर्माना दो और सजा काटो। हम आपके साथ हैं, आपकी गौशाला नहीं उखड़ेगी, आप चिंता मत करिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, जन संसद जारी है। जन संसद, खुला मंच, खुली बहस। जन संसद, खुला मंच, खुली बहस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जन संसद आप देख रहे हैं। हमने जन संसद में मुद्दा लाया है किसान का, और किसान के तमाम मुद्दे हैं। किसान ही अपने आप में एक ऐसा मुद्दा और समस्या खड़ी हो गई है कि जिसकी चर्चा मीडिया में नहीं होती है। बस कहीं पर किसान बस तोड़ दे, कहीं आग लगा दे, उसके बाद ही मीडिया को लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए। जो किसान मीडिया का ही नहीं, हिंदुस्तान का ही नहीं, विश्व के हर घटक का जीवन आवश्यक अंग है, उस किसान पर तभी बात होती है जब पर कहीं बवाल होता है। लेकिन हम आज पूरी चर्चा करना चाहते हैं। हमने स्थिति को देखा, अब हम कारणों पर नजर डालते कि आखिर क्या कारण रहे हैं जो हम इस स्थिति पे आए। मुझे जो प्रमुखता से कारण लगता है कि हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद हिंदुस्तान के पहली सरकार ने, पहले प्रधानमंत्री ने, नेहरू ने जो किसान पूरक नीति बनानी चाहिए थी, उसके बजाय उद्योग पूरक बनाई। उद्योगों के क्षेत्र में ज्यादा प्राथमिकता दी, जिस कारण से किसान का जो हिंदुस्तान था वो किसान के दृष्टिकोण से ना रह के पहली प्राथमिकता पहले सरकार से लेकर अब तक उद्योग के प्रति ही ज्यादा रही है। इसलिए ये गलती पहले सरकार ने जो की, इसको बदलने की जरूरत है। इसके बाद मुझे एक महत्वपूर्ण कारण ये लगता है, जो थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि हमें 50 रुपए भी दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिलती है। दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां जो हिंदुस्तान में काम करती है, उनको सस्ता मजदूर चाहिए, और अगर किसान उजड़ेगा नहीं तो सस्ता मजदूर कहां से मिलेगा। इसलिए किसान को गांव में उजड़ा जाता है कि वो गांव छोड़कर शहर में आए और इनको सस्ता मजदूर मिले। इसलिए विदेश नीति का, विदेशी षड्यंत्र का भी, कंपनियों का षड्यंत्र इसके पीछे है। ये भी एक बड़ा कारण लगता है। बाकी हम सब लोगों से चर्चा करके उन कारणों पर आगे बढ़ेंगे। राजेश जी, आप क्या कारण मानते हैं? देखो, कारण बहुत से हैं। देश में, देश आज़ाद हो गया, देश में कोई एग्रीकल्चर की पॉलिसी नहीं बनी। हमने अब सरकार को कहा है कि नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी देश में बने। वो 25 साल की पॉलिसी होगी, किसी भी पार्टी की सरकार आए वो उस पॉलिसी पे काम करेगी। जैसे हमने कुछ सुझाव सरकारों को दिए हैं। केसीसी कार्ड बनता है किसान का, सब लोग जानते हैं। उस पर सरकार द्वारा कहा जाता है कि 4% इसमें इंटरेस्ट किसान से हम लेते हैं, लेकिन किसान 220% का इंटरेस्ट देता है। अगर किसी किसान पे 1 लाख का कार्ड है, बैंक का मैनेजर और उसके बाहर एक दलाल बैठा हुआ है, वो कहेगा कि 1 साल में उस पैसे को 1 दिन के लिए जमा करवाता है बैंक। किसान के पास में है नहीं, वो कहेगा जी आपको पैसे जाने की ज़रूरत नहीं, आपका मैं केसीसी और बढ़वा दूंगा, मैं 1.5 लाख का आपका करा दूंगा। किसान को समझेगा भाई ठीक 1.5 का हो जाएगा। 10,000 उससे बैंक मैनेजर लेगा 1 दिन के लिए, उससे ले लेगा, कुछ उसका बैंक में जमा हो गया, 20 उसको 30,000 रुपये, 20-25,000 रुपये किसान को दे दिए और उससे विड्रॉल पर साइन करवा लेते हैं
किसान का कर्जा 1 का 1.5 हो गया, मैनेजर के पास में पैसे चले गए, अगली बार जागा, अगली बार वो कर्जा 2 लाख का हो गया। तो इस तरह से ये कर्जा बढ़ रहा। हमने उनको पॉलिसी में ये कहा कि आप 5 साल के लिए किसान का जो KCC बना हुआ 5 साल के लिए एक बार बना दो, उसका आप इंटरेस्ट जमा करवा लो, ये मूलधन हर साल जमा ना करवाओ। वो इंटरेस्ट अपना 7, 8, 9 लाख रुपए, 9,000 रुपये जो बैठेगा किसान उसका दे देगा। किसान कर्जे के मकड़ जाल में नहीं फैलेगा। पिछले 15 साल से हालात ये हुई कि किसानों ने अपने घर का खर्चा, अपनी बच्चों की शादी, पढ़ाई KCC से करी है और किसान कर्जे के मकड़ जाल में चला गया है। ये एक बड़ी जो मकड़ जाल है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों का और सरकारों का है कि किसानों की कैसे ज़मीन छीनी जाए। ये हालात उस पर लगते हैं। फसलों के रेट नहीं देंगे, आप हमको कर्जा दोगे तो ये आत्महत्याएं बढ़ेगी और किसानों की हालात ज़्यादा खराब होगी। हमको रेट चाहिए। अब जैसे GST लागू है, अभी तक ट्रैक्टर्स पार्ट पे 5% टैक्स लगता था, GST के बाद में 28% टैक्स लगेगा। वो बाहर किस पर जाएगा? BMW का जो टायर लगेगा उस पर भी GST उतनी है। और जो गांव में भूमिहीन किसान हैं, जो खच्चर से अपना काम चलाता है, ईंट के भट्टे पे काम करता है, या किसान खेत में बुग्गी से काम करता है, उसके टायर पे भी उतना ही टैक्स लगेगा। तो सरकारें जब सुनेगी नहीं, और मूल रूप से जो किसान है, खेत में काम करता है, गांव में रहने वाला लोग हैं, उनसे सुझाव लेने चाहिए सरकार को, जब पॉलिसी बनानी चाहिए। बिल्कुल, देश की पॉलिसियां AC कमरों में और बिस्लरी की बोतलें सामने रखकर अगर बनाई जाएगी तो यही होगा, और इसलिए उसका भी चेंज होना चाहिए। आप क्या कारण मानते हैं? ये जो अभी भाई साहब ने बताया बिल्कुल सही बात है कि जो हमारी पॉलिसी बन रही है बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही। उस पर जो किसान बिल्कुल ज़मीनी, जो खेती हर किसान है जो ज़मीन पे काम कर रहा है, उसके प्रति कोई देखभाल नहीं है। क्योंकि हमने बुग्गी में अपनी में टायर डाला तो उस पर भी टेस्ट इतना ही है जो एक गाड़ी वाले पे है, जबकि हम बुग्गी में टायर डालने के लिए अपने बच्चों की फ़ीस भी काट लेते हैं और अपने खाने में भी कमी कर लेते हैं कि कोई नहीं, हमें टायर डालना है, अभी बच्चों को कोई ज़रूरत है तो हम कमी कर लेते हैं, चाहे भुक्का ही रहना पड़े, अभी टायर डाल के अपने गन्ने डाल लेंगे। इसकी दूसरा एक कारण बहुत बड़ा है। वो कारण ये है कि जो हम पिछड़ते जा रहे हैं कि सरकार हमारा माल ले लेती है, हमारा गन्ना ही ले लेती है। आज हमारे से गन्ना लिया तो हमें देती है 2 साल बाद पैसा, कोई ब्याज, नो इंटरेस्ट, कोई ब्याज नहीं, उस पर कुछ नहीं। अगर हम सरकार से 10 कट्टे DAP, 5 कट्टे यूरिया ले लेते हैं तो उसी दिन से हमारे पे ब्याज चालू हो जाता है, उसी टाइम से हमें ब्याज देना पड़ता है। और किसान से जो फसल ले लेती है उस पर कोई ब्याज, कोई इंटरेस्ट है नहीं, और गवर्नमेंट हमारे पे हर तरह से हमें प्रताड़ित और चूसने का काम कर रही है। बिल्कुल। मंडोला गांव से आए हुए जी किसान, और हम इतने परेशान हैं, आज 4 दिन से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है। PSC हमारे यहाँ पड़ी हुई है। सरकार, DM, SDM ने इतना वो कर रखा है कि हमारे जितने खेत जो बो रखे सब खेत जोत दिए, और 6 महीने से हम धरने बैठे हैं। DM और मतलब SSP वो बदल दिए गए। जो हमारी वार्ता ही वो पूरी जो होनी थी नहीं हुई जी। हमारे यहाँ प्रशासन ने बिल्कुल इतनी वो कर रखी है, हमारी औरतों पे औरत भी पिकी हैं, और इतने हम दुखी हैं जिसकी कुछ हद नहीं। जमीन अधिग्रहण वाला और तो गैर इतनी जाति कर गई है जो औरतों का, आज भी उन पर जाके देखिए आप, मतलब बलपूर्वक ये का काम प्रशासन ने किया है हमारे साथ। SDM ने खुद लठ बचाया हमारी औरतों का, हमारे भाइयों का, और हमारे खेत तक जो होती है, जो हमारी खड़ी फसली वो सब जो होती, ट्वेल सब ढा दिए। हमारे पशु भी आज भूख के खड़े। बिल्कुल, ये दुखद स्थिति है। सरकार का अप्रोच ये बड़ा कारण है। मतलब हमारी जमीन है जी गाजियाबाद में, वो एक बार कर ली गई ही 10 में, 2010 में, और एक बार भी बड़ी जल्दी से और धोखेबाजी से दस्तक करवा के एक बार कर ली। उसमें बहुत कम पैसा मिला हमें। कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो भूमिहीन हो गए हैं। अब उसके मुआवजे के लिए हम लड़ाई कुछ लड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हमारी। तो यही वो है जी, अब हमारे बच्चे जो बतेरे जो किसान हैं बहुत ऐसे हैं जी जो भूमिहीन हो गए हैं, और पैसा उन्हें जो थोड़ा मिला वो भी ख़त्म है। उनके मासूम बच्चे वो परेशान हैं। भारत एक अमीर कंट्री था, ऐसा हम सब जानते हैं, सोने की चिड़िया थी। क्यों थी?
क्योंकि हमारा बेस खेती था। खेती पे हमें अपने जो सिस्टम से हम खेती करते थे, जिसके कारण ये कहा था जाता था हमारे गांव में, उत्तम खेती मध्य व्यापार पट्ट नौकरी दूसरे बार। खेती को उत्तम माना जाता था, आज खेती को सबसे बुरा माना जाता है, क्योंकि जो सरकार ने योजनाएं बनाई हैं और जो लोगों को फीडबैक दे रहे हैं, वो फीडबैक बेसिकली गलत है। मेरा निवेदन है कि इसमें किस प्रकार से खेती होनी चाहिए। जीरो बजट फार्मिंग से खेती हो सकती है ताकि किसान का खर्चा कम हो, आमदनी हो, इंश्योरेंस हो, जो भी सिस्टम बन सकता है, बिल्कुल जितने भी ऑप्शन हो सकते हैं, बिल्कुल उपाय में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो बात आपने थोड़ी देर पहले कहावत में कही, पहले अगर कोई दूल्हा शादी करने के लिए लड़की देखने जाता था तो उसको पूछते थे खेती है क्या, और अगर तब खेती नहीं होती थी तो बहुत बार वो रिश्ता नहीं बनता था। आज उल्टी स्थिति है, अगर लड़का किसान का है तो बेटी मिलना भी मुश्किल हो गई है, बल्कि किसान भी अपनी बेटी दूसरे किसान को नहीं देना चाहता, ये वास्तव है। इसलिए ये स्थिति कितनी जल्दी उल्टी हो गई है, बड़ा चिंता का विषय है। मेरा गांव काठा है, बागपत डिस्ट्रिक्ट। मैं जैसे मंडोला में डेली निकलता हूँ, इनका दुख है, इनकी जो औरतें हैं, आज तक मैंने कहीं ये नहीं देखा कि एसडीएम खुद लट बजा रहा हो। पीएससी ने वहाँ पे मना कर दी, लोकल पुलिस बुला गए और एसडीएम ने खूब लट मारे और औरतों के कपड़े सार के एसडीएम ने पाट दिए और इनके घर होड़ डाले जा रहे हैं। इनके जो इंजन हैं वे कुएं में डाल के उनके ऊपर मट्टी गिर दी। मैं हमारे नेता बैठे हैं राकेश टिकैत, मैं इनको कहना चाहूँगा, 9 साल की एज में बाबा टिकैत ने वहाँ पे धरना दिया था मेरठ कमिश्नरी में, मैं उसमें पहुँचा था और उस टाइम पे मुझे ये लगा था कि हमारा किसान का एक नेता आया है जो चरण सिंह के बाद, और ये कुछ हमारी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन नेता भी मान ले, जो हमारे राकेश टिकैत भाई है, ये भी देख रहे होंगे टीवी पे, जो मान ले टीवी पे चला होगा, ये इतना मैंने मतलब कहीं भी नहीं देखा जैसे जब किसानों को गोली मंदसौर के अंदर मार दी गई। किसान को जो सही टाइम पे मान ले फसल का रेट सही मिले और टाइम पे पैसा मिले, क्यों तो वो कर्ज लेगा। कि हमको खुद किसान को अपने प्रोडक्ट के साथ अपनी तकनीक भी बढ़ानी होगी, उपाय में भी जाना पड़ेगा। हमारे साथ 2 साइंटिस्ट है। आप क्या मानती है कि क्या कारण रहे हिंदुस्तान की जो खेती की दयनीय स्थिति हुई है? आज जो किसानों की स्थिति है वो बहुत दयनीय है। कारण सबसे बड़ा तो जानकारी का अभाव है। जानकारी किस तरह से कि हमारे यहाँ पहले हरित क्रांति आई, हरित क्रांति में हमने काफ़ी रसायनों का इस्तेमाल किया। वो रसायन उस लेवल पर हमने जाके इस्तेमाल किया जो एक मानक डिसाइड किया गया था कि आपको अपने खेत में 1 कट्टा यूरिया लगाना है, लेकिन वो 1 कट्टा ना लगाकर 5 कट्टे हमने इस्तेमाल कर लिया। अब वो 5 कट्टे, कहते हैं ना अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो वो रसायन जब मिट्टी में गया तो कई तरीके की बीमारियां, जैसे पंजाब में कैंसर सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी का अभाव है कि हम किसानों को ये समझा नहीं सके या किसान इस बात को अपना नहीं सके कि उनको केमिकल का इस्तेमाल जो है वो एक स्तर पे करना है, उससे ऊपर नहीं करना, क्योंकि ऊपर करने से आपको नुकसान ही होगा। तो अब इसीलिए जो मेन जो मैं कारण मानती हूँ वो यही है कि जानकारी का अभाव है, और जानकारी अगर है भी तो उसको अपनाने की सबसे बड़ी समस्या है। मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो यही कि कारण यही है कि अभी मेन मुद्दा वहीं से उठ रहा है आपका कि हरित क्रांति के टाइम पे आप लोगों ने वो यूरिया ज़्यादा या उर्वरक जो है केमिकल ज़्यादा इस्तेमाल किए, उसको खरीदने के चक्कर में आप लोग सब उसमें वो जो लोन्स ले लिए, जो है सब में कर्जे में डूब गए। मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। 2008 में जो भैंस दूध देती है उसकी कीमत 25 से 30 हज़ार रुपये थी। आज व्यापारी से अगर उस भैंस को लेके आए तो 70 से 80 हज़ार रुपये। उसके बाद जो उसको खल खिलाते हैं, हम जो चारा देते हैं, उस खल की कीमत 2008 में 700 रुपये थी, जो आज 1800 रुपये है। उसके बाद सरकारी टीचर का वेतन 2008 में 30 हज़ार था, 2016 में 50 हज़ार रुपये है, जबकि डीएपी का 2008 में 450 था, आज 1250 रुपये है। उसके बाद विधायक का वेतन 2008 में 60 हज़ार था, आज 1 लाख रुपये है। और गेहूं की कीमत 2008 में 1300 रुपये, आज 1500 रुपये है। इतना भाग गया। सभी ने जो कारण बताए हैं उसमें कुछ कारण ऐसे हैं जिस पे हमारा अब तक ध्यान नहीं गया है। सबसे बड़ा कारण मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। देखो 19वीं सदी से में भी जो स्थिति थी वही स्थिति आज 21वीं सदी में है। कारण कहाँ पे गया? हिंदुस्तान भारत बना, भारत से इंडिया बन गया।
लूटने वाले बदल गए। पहले अंग्रेज लूटते थे, जमींदार लूटते थे, धन्ना सेठ लोग लूटते थे, आज मल्टीनेशनल कंपनियां लूट रही है। कारण कहाँ है? कारण ये है हमारी नीतियां। देश में हमारे पक्ष के बनाने वाले लोग नहीं है। आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 545 है, उसमें किसान कितने हैं? कुल 25, और 25 भी अपने बायोडाटा में किसान शब्द यूज नहीं कर सकते। तो हमारे संसद के अंदर जब तक ज्यादा से ज्यादा किसान नहीं पहुंचेंगे तो किसानों की समस्या कौन उठाएगा, कौन नीतियां बनाएगा? हमारी नीति तब तक बनेगी वहां जो लोग बैठे हैं वो कंपनियों के लोग बैठे हैं, कंपनियों से पैसा फाइनेंस होता है, वो उन लोगों की नीतियों पे व्यवस्था पे ध्यान देते हैं। किसानों को अपनी नीतियां बनाने के लिए किसान को जागरूक होना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा किसान जब तक संसद की चौखट पे नहीं जाएंगे, जो चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल जी ने और जो चौधरी टिकैत जी ने सपना देखा था वो तभी पूरा होगा। किसान को जागरूक होके, एकरग होके अपनी नीतियां खुद बनवानी होगी। सड़कों से लेकर संसद तक जब किसान लड़ाई लड़ेगा तभी उसका सपना पूरा होगा। मैं यही कहूंगा। जो किसान धरती का सीना चीर कर अपने खून पसीने से अनाज पैदा करता है, अगर उस किसान की फसल का उचित मूल्य दिया जाए तो किसान को ना आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी, ना किसान को आत्महत्या करने की जरूरत पड़ेगी, ना किसान को कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी। वंदे मातरम। सबसे पहले मैं किसानों के आंसू और किसानों की दयनीय हालत को इस मंच पर लाने के लिए सुदर्शन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। सर, जब तक किसान को कोई समस्या होती है, चाहे 2011 में भट्टा पारसोल मामला हो या मध्य प्रदेश का मंदसौर का मामला हो, जब तक किसानों की आहुति नहीं जाती प्रशासन को झंझोड़ना जरूरी होता है क्या बलि देके? क्या वो पहले इन्हें समझ जाते कि किसानों से वार्ता कर लेनी चाहिए सही टाइम पे? किसानों की वार्ता के लिए उचित समय चुना जाना चाहिए, प्रशासन को जागना चाहिए पहले ही। चलिए, प्रशासन संवेदनशील हो। आगे। जमीनें एक्वायर कर ली गई। जब किसी का व्यवसाय ही छीन लिया जाएगा, बदले में पैसे थमा दिए जाएंगे, तो पैसे तो कभी किसी के पास नहीं रुकते, परिवार बढ़ जाते हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं। किसान की आज ये हालत है। तीसरा, किसानों से संबंधित जानकारियां देने के लिए जो कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, उस पर ऐसे ऐसे लोग सिलेक्ट होकर आ जाते हैं जिन्होंने अपने घर में कभी टमाटर का पौधा नहीं बोया होता। ऐसे ऐसे अधिकारी जो खेती के बारे में कुछ जानते ही नहीं, हेरिडिटी में पता होता है यहाँ पर ये नौकरी, वहां पर वो नौकरी, वो आ जाते हैं और किसान ऐसी धरनों पर भूखे पेट बैठे रह जाते हैं। यदि इन पर ध्यान दिया जाए। राहुल गांधी कहते हैं कि आलू की फैक्ट्री लगाएं। एग्जैक्टली, यू गॉट द पॉइंट। एक सबसे बड़ा कारण है भेड़ चाल। आज से 17 साल पहले दिल्ली में सरकार केवल प्याज पर बदल गई थी, उसके बाद नासिक के अंदर हर जगह प्याज ही प्याज। जब इतना प्याज हो जाएगा तो प्याज कूड़े में आ जाएगा। ऐसे ही टमाटर की खेती, टमाटर ही टमाटर। स्वामीनाथन ने कहा था, अपनी एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने कहा था कि आप ये जानो कि आपकी जमीन को कौन सी खेती सूट करती है। किसी भी किसान ने जानने की कोशिश नहीं की। मोदी जी कह कर थक गई उनकी जुबान कि आप आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की खेती करो, बड़ी थोड़ी जमीन में बहुत अच्छी खेती होगी। किसी ने सुनने की कोशिश नहीं की। मिट्टी का किसी ने सैंपल डाल करके ये नहीं पूछा कि क्या ये हमारे काम की है। किसान का जो बच्चा पढ़ता है वो सबसे पहले शहर में चला जाता है, वो कभी अपने बाप को वो फायदा नहीं देता जो शिक्षा से फायदा उठाया जा सकता है। तो जिस दिन ये भेड़चाल खत्म हो जाएगी, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हम यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। जन संसद जारी है। जन संसद, खुला मंच, खुली बहस। जन संसद, खुला मंच, खुली बहस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जन संसद देख रहे हैं आप, और जन संसद में हम मुद्दा लेकर आए किसानों का। अब तक हमने स्थिति, कारणों पर नजर डाली, अभी हम परिणाम देखेंगे। वैसे परिणाम आंखों के सामने, लेकिन किसान अपने जुबान से जब बताएगा तब हिंदुस्तान ज्यादा समझ पाएगा और देश का नेता भी समझ पाएगा। इसलिए किसानों के मुंह से ही सुनते हैं कि क्या परिणाम हुआ है अब तक खेती के इस दयनीय स्थिति का। हमारे साथ कई प्रकार के, कई विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए किसान भी जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैं मेरठ से आया हूँ जी, आदेश त्यागी मेरा नाम है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी कहते हैं कि हमारी आमदनी दूनी हो जाएगी, वो कैसे हो जाएगी मोदी जी ये बता दें। और जो वादा करा छाती पीट पीट के, वो कब पूरा होगा? हर किसान इस बात को पूछना चाहता होगा। कहवे योगी जी को झूठा बना, काम बढ़िया कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे।
पर वो ये बात वहां तक उनके कानों तक तो पहुंचा दे कोई। बिल्कुल, और केवल डबल होके भी कैसे चलेगा, क्योंकि आज 1700 रुपए 3400 होगा, तो 3400 में भी नहीं ये बनेगा। तो बताएं होगी कैसे, डबल भी होगी तो कैसे होगी। बिल्कुल, हम उसमें खुश हैं। हमारे यहाँ नहर है, पहले 4-4 महीने 5-5 महीने पानी आता था, अब 2 महीने पानी आता है। उस कारण न तक खेती होती है, ना ही कोई उपजाऊ मतलब वो होता है। तो उसके लिए आधे जो हमें फसल जो काटनी पड़ती है, कभी सूख योगी जाती है। आने से 2 महीने हो गया क्या? नहीं, पहले जो नहर भाई चलती थी 4-4 5-5 जब किसान अपनी बात करे ना तो राजनीतिक शिकार ना हो। राजनीतिक जो कौवे होते हैं ना, आपसे ज्यादा होशियार होते हैं, आपका उपयोग कर लेते हैं। आप राजनीतिक मत बनिए। चलिए अभी हम थोड़ा उपाय की दिशा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने समस्या, स्थिति, कारण सब देख लिया है। अभी उपाय की दिशा में आगे बढ़ते हैं कि उपाय क्या होना चाहिए, समाधान इसका क्या है। एक दिन में हमारे गांव में मिट्टी के कोई नमूने ना लेके 3500 कार्ड बट गए रात में। ये है मिशन पर इसका प्रशासन का। बिल्कुल, भ्रष्टाचार भी एक बड़ा 3500 रात में तो हमारी जमीन के कार्ड बट गए। और मैं तुम्हें हर गांव में, मेरे गांव मंडोला सारे एक ही दिन में एक ही लेटर, एक ही पेन से बने हुए धरे हैं मेरे पास। राकेश जी, आप उपाय में प्रमुखता से हम क्या मुद्दे रखेंगे? देखो, प्रमुखता से मुद्दा हमारा ये है कि सरकारों की योजना बहुत है। सरकारें योजना गांव से उठा के बनाती हैं कि क्या उसकी योजनाएं होनी चाहिए। जो हमारे अधिकारी है देश में, जो पॉलिसी है वो गांव तक नहीं जाती है। बिल्कुल उन्होंने ठीक बात कही। हमने एक जगह सर्वे कराया कि मिट्टी चेक हो रही है किसी जगह पे, और उन्होंने कहा जी 40,000 एक मिनट वहाँ बात सुन लो जो साहब। उन्होंने कहा कि 40,000 हमने सैंपल मिट्टी के चेक कर दिया। हमने उन अधिकारी को एक ही चीज़ कही कि आपने 40,000 1 किलो मिट्टी तो आई होगी, आप 40,000 किलो मिट्टी दिखा दो कि वह कहाँ पड़ी है। उससे तो यहाँ इस ऑफिस में भरा हो जाता। ये सिर्फ कागजों पे काम बहुत जगह कर रहे हैं। अभी मोदी जी ने बहुत योजनाएं वो लेकर आए हैं। ये है कि ये योजनाएं गांव तक जाएं, इन योजनाओं पे पूर्ण रूप से काम हो। और हमारा भी पूर्ण रूप से मिशन ये है कि जो केमिकल आज हमारा फर्टिलाइज़र उसमें ज़मीन में डल रहा है, वो बेहद हानिकारक की स्थिति में आज हमारा किसान आ गया। और ये खाली किसान नहीं, किसान को तो आप फसलों का भाव और वो दे दो, वो वही चीज़ पैदा कर देगा। इसको आप मंडी दे दो, ये वही चीज़ पैदा कर देगा। हमने किसानों को भी कहा है कि अपनी लागत को घटाओ, जो फर्टिलाइज़र आप ज़्यादा यूज कर रहे हो इसको भी कम करो, ये हेल्थ के लिए भी हानिकारक है। और अभी आने वाले टाइम पे उससे भी खतरनाक स्थिति आने वाली है। पंजाब में एक ट्रेन चलती है जिसका नाम ही पंजाब कैंसर में ट्रेन। अभी तो ये जो आ रहे हैं, जो बीटी ब्रिंजल जो आया है, जो सरसों पे बीटी लेकर आए हैं, ये बेहद ज़्यादा खतरनाक है। किसी आदमी को नहीं पता कि सरसों के तेल का में अब इस टाइम पे जो उसका बीज आ रहा है वो जीएम सीड आ रहा है। जीएम सीड वो है जो महाराष्ट्र में कॉटन कपास के लिए इस्तेमाल करा गया, और महाराष्ट्र वो स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं हुई। अब सरसों के तेल की क्या देश में कमी है? हमको खाना क्या चाहिए, क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है, किसानों से आप क्या उगवाना चाहते हो, ये सरकारों की बहुत पॉलिसी, गलत पॉलिसी सरकारों की है। हम पूर्ण रूप से उसका विरोध भी करते हैं और अपने लोगों को जागरूक भी करते हैं कि इन चीज़ों का पूर्ण रूप से हमको विरोध करना चाहिए। जैसे मेरे एक भाई थे, उन्होंने कहा कि जी 25 सांसद सिर्फ यहाँ पे किसान हैं। 25 नहीं, जो सांसद अपना एड्रेस उन्होंने दिया है और व्यवसाय दिया है, करीब 350 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपना व्यवसाय कृषि लिखा है। लेकिन वहाँ पे कृषि की बात करने वाला कोई नहीं। वहाँ पे पार्टी, जिस पार्टी से वो सांसद चुन कर जाता है, उसकी क्या पॉलिसी है उस पर पूर्ण रूप से काम करते हैं। देश में तो अगर किसान जिंदा है तो अपने आंदोलन से किसान जिंदा है, नहीं तो देश का किसान जिंदा रह ही नहीं सकता। उपाय ये है कि संगठनों को मजबूत करो और आंदोलनों को आपको मजबूत करना पड़ेगा। जब भी मुझे लगता है किसान आंदोलन जितना करना जरूरी, वैसे वो आंदोलन, उसने वो क्रांति अपने विज्ञान से, अपने पुराने विज्ञान से अपनी खेती में भी करनी चाहिए। मतलब सड़क पे संघर्ष के साथ साथ वो कर रहा है। अभी जो अपने बाबाओं को देखा, उनसे हमको सीख के हमें अपने आने वाली तीसरी पीढ़ी को बताना है, क्योंकि तीसरी पीढ़ी का संबंध इनसे नहीं रहेगा। जितने भी नौजवान हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूं, हम सुदर्शन पर अब जो कार्यक्रम आपने सुभाष जी ने कहा है किसानों के लिए शुरू करेंगे, उसमें हम किसानों की सक्सेस स्टोरी दिखाएंगे कि कैसे किसान ने अपने यहाँ पर क्रांतिकारी बदलाव करके अपने खेती को सक्सेस किया। बहुत स्टोरी है। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, यह आंदोलन भी जहां से शुरू हुआ है वो मेरे घर से केवल 9 किलोमीटर पे, पुंतंबा महाराष्ट्र का। और
वहां पर जीरो बजट खेती से लेकर तमाम प्रकार की क्रांति हुई है। जो मैडम ने कहा था कि भेड़ चाल से आगे उठकर हमको ऐसे तरीकों पे जाना पड़ेगा, दो वैज्ञानिक हमारे पास हैं। आप जैविक खेती पे जोर देने के लिए कहती है, उपाय में आप क्या बताएंगे? आज हालत यह है कि ना तो हमारी मिट्टी की भौतिक स्थिति सही है, ना उसकी रासायनिक स्थिति सही है, और ना ही उसकी जैविक स्थिति सही है। इसे आप साफ अपने अनुभव से अगर देखना चाहें, पहले खेत में केंचुए बहुत ज़्यादा मिलते थे, लेकिन अब केंचुओं की संख्या कम हो गई है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने जो इतना ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल कर दिया, उसकी वजह से जो आँखों से दिखते हैं केंचुए वो तो ख़त्म हुए, जो आँखों से नहीं दिखते सूक्ष्म जीवाणु, बहुत तरीके के असंख्य सूक्ष्म जीवाणु जो मिट्टी में रहते हैं, वह भी ख़त्म हो गए। तो अब आज ये ज़रूरत है कि हम जैविक खेती को समझें, जैविक खेती को जानें और जैविक खेती को अपनाएं, क्योंकि जैविक खेती से मिट्टी का सुधार तो होता ही है, साथ ही साथ हमारा अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। एक भारतीय संसद को मैं सुदर्शन के संसद से मांग करता हूं कि जैसे एक सरकारी बाबू को, अफसर को रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है, वैसे पेंशन अगर हिंदुस्तान के किसान को दी जाएगी तो हमारे बाबा को 80 साल बाद भी रात को 2 बजे खेती में काम नहीं करना पड़ेगा। दुनिया के कई देशों में सोशल सिक्योरिटी के नाम पर ये दी जाती है, जो पैसा देता है उसको सिक्योरिटी मिलती है। मैं मानता हूं कि जो पसीना देता है उसको ज्यादा सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, और इसलिए पेंशन योजना भारत के किसानों को शुरू होनी चाहिए। इसके बाद साथ साथ ही जो कॉमन बात सब लोग करते हैं कि न्यूनतम उसका मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए, बहुत दिनों से इसकी मांग हो रही है। दुनिया का हर उत्पादक अपने उत्पादक का कॉस्ट खुद तय करता है, लेकिन किसान अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट खुद तय नहीं कर सकता। इस स्थिति को सरकार सुधारे, सरकार इसकी नीति बनाए, लेकिन सरकारें बदलती है, नीतियां बदलती है, चुनाव आते हैं, घोषणाएं होती है और प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं होती। इसको भी बदलने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया से कई किसानों ने देश भर के हमको जो संपर्क करके अपनी बातों कहा है, उनमें एक और बात है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने जैविक खेती की। हमारे यहाँ वैदिक खेती होती थी, और वैदिक खेती के समय में क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जैसा हम खाएंगे वैसे ही विचार हमारे आएंगे। जो आज हिंदुस्तान बिगड़ रहा है, इसके लिए एक बहुत बड़ा कारण है कि वैदिक खेती से हम हट गए। अगर हम वैदिक खेती की तरफ दोबारा जाते हैं तो हम तमाम बीमारियों से लेके केवल शारीरिक नहीं तो मानसिक बीमारियों को भी हम अच्छे प्रमाण पर उपाय दे सकते। इसलिए वैदिक खेती की तरफ हमने जाना चाहिए। इसके साथ साथ मनरेगा को खेती से जोड़कर अगर किया जाए तो भी एक बड़े पैमाने पर हम खेती में जो आज क्रय शक्ति कम हो गई है उसको भी बढ़ावा दे सकते हैं। इसके साथ और कुछ सुझाव लेते हैं आपसे। जो हमारा किसान है, तो किसान को मजदूर की भी नहीं मिल पा रहा, सारा गांव से पलायन कर रहे हैं लोग कमी की वजह से, क्योंकि उतने हो ही नहीं पा रही, आमदनी नहीं हो पा रही। जब हमारे खर्चे ज़्यादा हो गए तो आमदनी हो नहीं रही। अब हम जो अपने सीड्स हैं वे हम उत्पादन करें अपने स्वयं, और इस पे जो है हमारा जो खाद है, हम स्वयं अपनी गोबर का खाद जो पहले बनाते थे, उसको गोबर का खाद हम फसल में डालें, और उसमें हम नलाई गुड़ाई कह देते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, और खाद कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि हमारी फसल में लागत कम से कम आवे, तब हम प्रॉफिट में जा सकते हैं। एक देशी गाय 13 एकड़ खेती कर सकती है, ऐसा फॉर्मूला भारत में सक्सेस करके दिखाया है। इसके बावजूद हम 5-5 एकड़ वाले लोग बड़े बड़े पैमाने पर जो लोन लेते हम केमिकल के तत्व लेने के लिए। उससे अच्छा अगर हम देसी गाय को पाले तो मुझे लगता है कि ये बात स्टूडियो में तो चर्चा में आती है, कहीं पर सोशल मीडिया में आती है, लेकिन देश के कितने हजार गांव में ये प्रयोग हो रहा है, ये दूसरे गांव में क्यों नहीं होता, इसका भी विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है किसान संगठन जो है उन्होंने ऐसे सक्सेस फॉर्मूलों को दूसरे जगह पर लेके जाना चाहिए। कुछ और उपाय लेते हैं। बहुत से आयोग काम करते हैं सबकी आमदनी बढ़ाने के लिए, जो किसानों के लिए काम करते हैं वो घटाने के लिए करते हैं। फसल का गेहूं का दाम कम होना चाहिए, गन्ने का कम होना चाहिए, या जमीन का कम होना चाहिए। बिल्कुल, फसल किसान ने पैदा करी है, जमीन अगर किसान के उत्पाद को मार्केट में ज्यादा भाव मिले तो लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई, तो सरकार उससे दबाव में आती है। जब मार्केट में भाव कम कर दिए तो किसान के रेट कम हो गए तो सरकार उससे दबाव में आती है। मुझे लगता है इस दुष्ट चक्र से कभी ना कभी निकालने की दिशा में प्रत्यक्ष कोई काम करना पड़ेगा। साल से नहर बंद कर दी गई है, बिल्कुल बिजली के कनेक्शन दिए नहीं जा रहे ट्यूबवेल के लिए। कई चीजें जैसे यहाँ पर डार्क जोन की बात इन्होंने करी और कनेक्शन की यहाँ पर बात आई। हमको पूर्ण रूप से पहले श्रमदान हमारे यहाँ पर सब जगह होता था, और गाँव में तालाब थे, पहले गाँव में पेड़ों का कटान ज़्यादा नहीं था। अब हमको अगर
आने वाली पीढ़ी को जिंदा रखना है तो पेड़ों से अपने आप को लिंकअप करना पड़ेगा। हमको पूरे जंगल खड़े करने पड़ेंगे। जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में 20 साल में पेड़ लगे और आज हालात ये है कि 50 किलोमीटर दूर का भी बादल दिल्ली में जाकर बरसता है। तो हमको अब जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, फसल, ये हमको काम करना पड़ेगा। पेड़ लगाने चाहिए। बहुत अच्छा उपाय आपने बताया, क्योंकि पेड़ों के लिए पूरी पॉलिसी हमारी पेड़ों की भी है कि उस पे कैसे वो लगे। अब हम थोड़ा सा कार्यक्रम के आखिर में जो किसान आंदोलन इस वक्त महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में चल रहा है या कुछ और 1-2 राज्यों में शुरू हुआ है, उसको लेकर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इस आंदोलन के कुछ दुखद पहलू ऐसे हैं कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो वहां पर किसानों के नाम पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने बस को जलाया, जिस बस में महिलाएं बैठी थी, बच्चे बैठे थे, मंदिर जलाया। मैं दावा करता हूं, आप किसान भी मेरे से सहमत होंगे कि हिंदुस्तान का कोई किसान मंदिर नहीं जला सकता। जो भगवान का नाम लेता है वो किसान मंदिर नहीं जला सकता। भगवान का नाम लेकर हल चलाने वाला किसान ऐसा पाप नहीं कर सकता। मुझे लगता है ऐसे लोगों से भी हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। तमाम ऐसे आंदोलन हो रहे हैं, हम राजनीतिक इसमें ना फंसे, लेकिन मुख्य मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है, तमाम चैनलों पर जब किसानों को लेकर डिबेट होती है तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते हैं। मैं सारे किसान आंदोलन संगठनों का यहाँ पर आभारी हूँ कि आपने बहुत अच्छी चर्चा यहाँ पर की और हम स्थिति, कारण, परिणाम हिंदुस्तान को समझाने में कामयाब रहे। आप सबका मैं आभारी हूँ। आप यहाँ पर आए और अपनी बात को रखा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस।